साल 1904 17 साल का एक लड़का दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल के बेड पर जिंदगी मौत के बीच जंग लड़ रहा है। इम्तिहान नज़दीक हैं और उसके इरादे दिल की इस बीमारी से कहीं ज़्यादा बड़े। इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूरे प्रांत में 20वां स्थान हासिल कर लड़का 1904 के दौर में 20 रुपये महीने की स्कॉलरशिप पाकर पहुंच जाता है इलाहाबाद। इस बात से बेपरवाह कि संगम की धरती ने न जाने कितने ही नायकों को गढ़ा था। आने वाले कल से बेखबर संगम की धरती पर अब बारी थी उस लड़के के पंडित गोविंद बल्लभ पंत बनने की, एक बड़े सूबे का सूबेदार बनने की। जेल में पंडित नेहरू के साथ हुई दोस्ती कैसे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनने से लेकर गृह मंत्री की कुर्सी तक के सफर में साथ देती है। एक किस्सा है जो कहना बाकी है। अयोध्या मंदिर का ढांचा विवादों में था। नेहरू का फोन आता है और एक ऑर्डर साथ लेकर आता है। गोविंद बतौर सूबे के मुख्यमंत्री नेहरू का ऑर्डर ताक पर रखकर वही करते हैं जो उन्हें ठीक लगता है। यह किस्सा आपको सुनाएंगे। ये कहानी है मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की, और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स का नया वीकली शो सूबेदार। ये पटोगे तो कटोगे। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। मेरा नाम हेमंत है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। साल 1887 अल्मोड़ा जिले के खूंट गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया गोविंद। गोविंद ने एक साधारण खानदान में आंखें खोली, मगर उनकी शख्सियत की बुनियाद ननिहाल की जमीन पर पड़ी। यूपी में एक कहावत है, पूत के पांव पालना में दिख जाते हैं। बचपन में जब कोई खूबसूरत तस्वीर उनकी नज़रों के सामने आती तो गोविंद घंटों उसकी बारीकियों में गुम हो जाते, ख्यालों की दुनिया में खो जाते। चेहरे के तासुरात बिल्कुल जम जाते जैसे किसी ने थपुआ लगा दिया हो। यही थपुआ उनका प्यार का नाम बन गया। वो उस तस्वीर की हर बारीकी को अपनी आंखों में उतार लेते और फिर उसे हूबहू कागज़ पर उकेर देते। यही तवज्जो और गौर व फिक्र का जौहर आगे चलकर उनकी सियासत में भी जलवागर हुआ। उनके पिता पंडित मनोरथ पंत सरकारी मुलाजिम थे। नौकरी के तकाजे पर उनका तबादला कभी बांदी, कभी काशीपुर तो कभी हल्द्वानी होता रहता था। इसी आपाधापी के बीच महज 45 बरस की उम्र में हैजे की मनहूस बीमारी ने गोविंद से उनके पिता का साया छीन लिया। उस वक्त गोविंद की उम्र बहुत कम थी और सर से बाप का साया उठ जाने का गम बहुत गहरा। मगर इस आजमाइश की घड़ी में उनकी माता, नाना और नानी, ये तीन हस्तियां उनकी ढाल बनकर खड़े रहे। इन्होंने न सिर्फ उनकी परवरिश की बल्कि उनके सीने में वो मजबूत इरादे और अज़्म भर दिए जो आगे चलकर पूरी दुनिया ने देखे। नाना की सरपरस्ती में गोविंद ने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की। नाना का घर महज ईंट पत्थर का मकान न था, वो एक ऐसी जगह थी जहां गोविंद ने यह सबक सीखा कि वतन के प्रति अपनी जिम्मेदारी का हक किस तरह अदा किया जाता है। यही वजह थी कि घर की तंगदस्ती और मुश्किलों के बावजूद वो कभी शिकस्त खुर्दा न हुए, हारे नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान बनकर उभरे जो खुद से पहले समाज और वतन के बारे में सोचता है। महज 10 बरस की उम्र में गोविंद का दाखिला अल्मोड़ा के मशहूर रामसे कॉलेज के इब्तिदाई दर्जे में कराया गया। गणित और अंग्रेज़ी से उन्हें वालेहाना लगाव था। उनकी काबिलियत का अंदाज़ा इसी एक वाक़ये से लगाया जा सकता है कि मशहूर ग्रामर के माहिर नेस्फील्ड ने खुद उनकी प्रतिभा की तारीफ़ की। उनकी याददाश्त बला की तेज थी। यही बेमिसाल प्रतिभा और लगातार मेहनत उन्हें अपने हम उम्रों से कोसों आगे ले जाती थी। पंत को सैर व सियाहत का गहरा शौक था। अपने दोस्तों की टोली के साथ निकल पड़ते और मीलों दूर तक पैदल ही चले जाते। घुड़सवारी का भी उन्हें वलवला था। पहाड़ी रास्तों पर घोड़े की लगाम थामे दौड़ना उनके रगो पै में एक अजीब सा जोश भर देता था। जब गोविंद अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे थे, उस दौर का समाज पुरानी रस्मों और कुरीतियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इसी के चलते महज 12 बरस की नाजुक उम्र में गोविंद का विवाह गंगा देवी से कर दिया गया, क्योंकि यह उनके नाना की आखिरी तमन्ना थी और आखिरी साबित भी हुई। इसके कुछ ही अरसे बाद नाना इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चले। इस गम और उथल पुथल के माहौल में भी गोविंद ने अपनी तवज्जो तालीम से एक लम्हे के लिए भी हटने नहीं दी। साल 1903 में उन्होंने रामसे कॉलेज से हाई स्कूल का इम्तिहान न सिर्फ अव्वल दर्जे से पास किया बल्कि पूरी मेरिट लिस्ट में तीसरा मुकाम हासिल कर लिया।
पंत जब 11वीं में पढ़ रहे थे तभी उनकी मुलाकात कांग्रेस के नामवर रहनुमा विष्णु नारायण डार के साथ हुई। डार साहब टीबी के इलाज के लिए अल्मोड़ा तशरीफ लाए हुए थे। गोविंद अभी स्कूल के तालिबे इल्म ही थे, मगर उनकी बातों में ऐसी गहराई और परिपक्वता थी कि देश के इस बड़े रहनुमा उनके साथ घंटे घंटे तक मुल्क के हालात और समाज पर गुफ्तगू करते रहते। इस मुलाकात ने गोविंद की फिक्र का दायरा ही बदल दिया। उनकी समझ में आने लगा कि इस मुल्क को सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि एक नई समत की भी ज़रूरत है। तालिबे इल्म ज़िंदगी में गोविंद जमाती सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उन दिनों अल्मोड़ा में एक हैप्पी क्लब हुआ करता था, जहां शहर के पढ़े लिखे नौजवान और जोशीले तरक्की पसंद लोग जमा होकर मुल्क के अहम मसलों पर अपने ख्यालात बांटते थे। इन्हीं नशिस्तों में गोविंद का असली जौहर सबके सामने खुलकर आया। जब वो बोलने के लिए खड़े होते तो अपनी बात इतनी दलील और मजबूती के साथ रखते कि सुनने वाले दम बखुद रह जाते। यहीं से उन्होंने तकरीर का वो फ़न हासिल किया जिसने आगे चलकर उन्हें मुल्क के सबसे असरदार वक्ताओं की सफ़ में लाकर सबसे आगे खड़ा कर दिया। साल आता है 1905। फूट डालो राज करो की नीयत लिए हिंदुस्तान के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। एक तरफ हिंदू, दूसरी तरफ मुसलमान। पूरे मुल्क में ज़बरदस्त गुस्से की लहर दौड़ गई। आवाजाही ठप हो गई। लोग अपने घर बार छोड़कर पलायन पर मजबूर थे। जनसभाओं में 2 बड़े रहनुमा नौजवानों से पुरजोर अपील कर रहे थे, आओ मुल्क की खिदमत में जुट जाओ। ये आवाज़ें थीं पंडित मोतीलाल नेहरू और गोपाल कृष्ण गोखले की। सन 1908 में इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है। इस मेले में इंडियन नेशनल कांग्रेस की नशिस्तें हुईं। नौजवान गोविंद कांग्रेस के खेमे में शामिल हुए और मंच से ऐसी तकरीर की कि ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिल गईं। यह खबर जल्द ही मेयर सेंट्रल कॉलेज तक भी जा पहुंची। कॉलेज के अंग्रेज़ अफसरों ने इसे बगावत करार दिया और गोविंद को कॉलेज से निकाल दिया गया। बीए की आखिरी परीक्षा पर भी रोक लगा दी गई। जब राहें बंद होने लगीं तो 2 हस्तियां उनकी ढाल बनकर सामने आईं। एक उनके ब्रिटिश उस्ताद प्रोफेसर कॉक्स और दूसरे पंडित मदन मोहन मालवीय। मालवीय जी ने कॉलेज इदारे को 2 टूक लहजे में कहा, किसी होनहार तालिबे इल्म का मुस्तकबिल महज उसके ख्यालात की बिना पर तबाह करना इंसाफ नहीं है। आखिरकार गोविंद को इम्तिहान देने की इजाज़त दे दी गई। अब साल आता है 1909। लॉ के इम्तिहान में गोल्ड मेडल की खुशी अभी थमी भी न थी कि उसी साल उनकी पत्नी गंगा देवी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। 1912 में घर वालों के दबाव में पंत दूसरी बार फिर से विवाह के रिश्ते में बंध जाते हैं। धीरे धीरे उनकी शुमार रानीखेत के नामवर वकीलों में होने लगी। वो जाने माने वकील बन चुके थे। 1914 आते आते पंत ने काशीपुर में तालीम की पहली मशाल रोशन की। शहर का पहला हाई स्कूल कायम किया जिसे नाम दिया गया उदय राज सिंह हिंदू हाई स्कूल। पंत ऐसे नौजवानों की फौज तैयार करना चाहते थे जिनकी रगों में वतन परस्ती दौड़ती हो, लेकिन परेशानियों का पहाड़ उनके दरवाजे पर हमेशा मुश्तैद रहता था। उनकी दूसरी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, मगर 1914 में वो भी चल बसीं। घर के हालात बेहद मुश्किल हो चले थे। 1916 में पंत का तीसरी बार विवाह हुआ कला देवी के साथ। उस वक्त उनकी उम्र 30 बरस थी। 1920 में पंत को नैनीताल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और काशीपुर म्यूनिसिपैलिटी का सदर मुकर्रर कर दिया गया। इस जिम्मेदारी को संभालते हुए उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करार दे दिया। इसी साल के आखिरी में नागपुर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। पंत ने शिरकत की और वहाँ उनकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जो साउथ अफ्रीका के लोगों को न्याय दिलवाकर अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने के मकसद पर निकला हुआ था। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पंत का इस अधिवेशन में आने का मकसद कुमायूं की कुली बेगारी प्रथा को ख़त्म कराने की जिद थी। एक ऐसी रस्म जो अफसरों को यह हक देती थी कि वो पहाड़ी रास्तों पर किसी भी शख्स से बोझ उठवाएं और मेहनताना भी न दें। गांधी जी से मिलकर यह लड़ाई अब सिर्फ कुमायूं की नहीं रही थी, बल्कि पूरे मुल्क की लड़ाई बन चुकी थी। खबर मिली कि अगले साल जनवरी 1921 में बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में सरयू नदी के किनारे करीब 40,000 आवाम जमा होने वाली है। पंत वहां पहुंचे हैं और सबने कसम खाई है कि अब वो गुलामी की बेड़ियां नहीं ढोएंगे। गांव के मुखियाओं ने वो तमाम सरकारी रजिस्टर और कागजात जो इस बेगारी प्रथा की गवाही थे, सरयू के बहते पानी में बहा दिए। इस फतह को देखकर गांधी जी ने इसे नाम दिया रक्तहीन इंकलाब। अब 9 अगस्त 1925 की तारीख दस्तक दे रही थी, जिसने अंग्रेज़ी हुकूमत की बुनियाद हिला डाली। लखनऊ से एक रेलगाड़ी सरकारी ख़जाना लेकर जा रही थी कि काकोरी स्टेशन के करीब क्रांतिकारियों ने उसे लूट लिया।
इस मिशन में सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे जांबाज शामिल थे। इन सभी पर मुकदमा चलाया गया और उनकी ढाल बनकर खड़े हो गए पंडित गोविंद बल्लभ पंत। काकोरी षड्यंत्र के नाम से मशहूर इस मुकदमे में पंत करीब 40 लोगों की वकालत कर रहे थे। वो सिर्फ अदालत में दलीलें नहीं दे रहे थे, हर नाजुक मोड़ पर वो इन क्रांतिकारियों की सच्ची पनाह बने हुए थे। मसलन बात 1928 की है। पूरा मुल्क साइमन गो बैक के नारों से गूंज रहा था। इस तहरीक की बागडोर पंडित नेहरू और पंत के हाथों में थी। अंग्रेजी हुकूमत प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठियां बरसा रही थी। जब पंत की नज़र पड़ी कि पंडित नेहरू पर लाठियां पड़ रही हैं तो वो दौड़ते हुए आए और अपनी जान की परवाह किए बिना नेहरू के आगे एक चट्टान की तरह खड़े हो गए। पुलिस की लाठियां उनके जिस्म पर बरसती रहीं, मगर वो अपनी जगह से टस से मस न हुए। इस हमले में उनकी रीढ़ की हड्डी पर गहरी चोटें आईं, लेकिन इस जख्म ने उनके हौसले को और पुख्ता कर दिया था। साल 1930 में जब गांधी ने नमक सत्याग्रह का आगाज़ किया तो पूरे संयुक्त प्रांत में आंदोलन की बागडोर पंत को सौंप दी गई। वही संयुक्त प्रांत जो आज उत्तर प्रदेश कहलाता है। नैनीताल की सड़कों पर उन्होंने अंग्रेजी कानून की धज्जियां उड़ा दी। मई 1930 में उन्हें गिरफ्तार कर देहरादून की जेल में डाल दिया गया। साल 1932 ब्रिटिश हुकूमत मुल्क के बड़े बड़े रहनुमाओं को जेल की सलाखों के पीछे धकेल रही थी। पंत को रायबरेली भेज दिया गया। वहां जाकर उनकी मुलाकात हुई जवाहरलाल नेहरू से। जेल की वो तंग अंधेरी दीवारें एक ऐसी गहरी दोस्ती की गवाह बन रही थीं जो आगे चलकर पूरे उत्तर प्रदेश का नक्शा बदलने वाली थी। कहते हैं कि उन दिनों दोनों घंटों घंटों बात करते, मुल्क के मुस्तकबिल की, आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान की। यही वो नशिस्तें थीं जहां दो अजीम दिमाग एक साजे ख्वाब को तराश रहे थे। साल 1934 पंत जेल से रिहा कर दिए गए। बाहर आते ही उन्होंने कांग्रेस को एक नया सियासी नक्शा थमा दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाने की राय दे दी, जिसमें सरदार पटेल और नेहरू जैसे दिग्गज शामिल हुए। पंत खुद इस बोर्ड के कन्वीनर बने और पूरे इंतखाबी इंतज़ाम की बागडोर अपने हाथों में ही रखी। इस बोर्ड का काम था कौन सी नशिस्त से कौन उम्मीदवार होगा, विधानसभा दल का नेता कौन बनेगा। आज हम राजनीतिक पार्टियों में जो पार्लियामेंट्री बोर्ड देखते हैं उसकी असल बुनियाद पंत के इसी विज़न ने रखी थी। अब आया साल 1937। सूबे में चुनाव का वक्त। उत्तर प्रदेश की सियासत किसी बारूद के ढेर से कम न थी। कांग्रेस का मुकाबला सिर्फ फिरंगी हुकूमत से नहीं था। एक तरफ हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसी फिराका परस्त ताकतें थीं जो अपनों के बीच नफरत के बीज बो रही थी। दूसरी तरफ रसूखदार जमींदार थे जो अंग्रेज़ों की गोद में बैठकर अपनी रोटियां सेक रहे थे। अंग्रेज़ों की चाल बहुत साफ थी, फूट डालो राज करो। मुस्लिम लीग दिन रात इस कोशिश में थी कि कांग्रेस को महज हिंदुओं की जमात साबित कर दे, और जिम्मेदारों ने किसानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए नेशनल पीजेंट्स पार्टी का मुखौटा भी पहन रखा था। चुनाव हुए और जमींदारों के हाथ सिर्फ शिकस्त ही लगी। पंत नैनीताल की सीट से स्वराज पार्टी के परचम तले मैदान में उतरे और बड़े फर्क से जीत गए। स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर ही एक राजनीतिक पार्टी थी। 1920 और 22 के असहयोग आंदोलन के बाद जब गांधी ने चौरी चौरा कांड के सबब आंदोलन बंद किया, तब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के स्वराज पार्टी की बुनियाद रखी थी, कांग्रेस से अलग हुए बिना। कांग्रेस को भारी बहुमत मिलता है और पंत यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज के उत्तर प्रदेश के पहले हिंदुस्तानी प्रीमियर मुकर्रर किए जाते हैं। आज की ज़बान में कहें तो पहले मुख्यमंत्री। यह लम्हा पूरे सूबे की तारीख का एक रोशन बाब था, मगर खुशी ज़्यादा देर न टिकी। दूसरे विश्व युद्ध का दौर शुरू हो रहा था। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों की मर्जी के बिना उन्हें इस जंग में झोंक दिया था। ये पंत के लिए नाकाबिल कबूल था। 1939 में पंत सरकार ने इस्तीफ़ा देकर अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया। हम गुलामी की इस जंग के शरीक नहीं हैं। 1946 में फिर से चुनाव हुए। जनता ने एक बार फिर पंत की काबिलियत पर मुहर लगा दी। एक तरफ दूसरे विश्व युद्ध के बाद फैली कंगाली थी, तो दूसरी तरफ बंटवारे की आग में झुलसती सांप्रदायिक हिंसा। देश अब गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो रहा था। आज़ाद तो हो रहा था, लेकिन विभाजन के दंगों की आंच पूरे उत्तर प्रदेश तक दहक रही थी। कैंप खुलवाए जाते हैं, कई ट्रेनिंग सेंटर खुलवाए जाते हैं ताकि लोग फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें, नई जिंदगी शुरू कर सकें। पंत ने हस्तिनापुर में एक साथ 10,000 लोगों के रहने का इंतज़ाम किया और इस मिशन को वो 6 साल तक बिना रुके
चलाते रहे। फिर आई वो रात 22 और 23 दिसंबर के दरमियान 1949 का वक्त था। इधर अयोध्या के विवादित ढांचे में रामलला की मूर्तियां रख दी गईं। उधर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंत को फ़ोन करके फौरन पुलिस के जोर पर मूर्तियां हटवाने का हुक्म दे दिया। नेहरू का दबाव भारी था, लेकिन पंत आने वाले खतरे को भांप चुके थे। अयोध्या में लाखों की भीड़ जमा हो चुकी थी और ज़बरदस्ती कार्रवाई से पूरे सूबे में खून खराबा भड़कने का अंदेशा था। पंत ने फैज़ाबाद के जिला मजिस्ट्रेट के नायर को मूर्तियां हटाने का हुक्म दिया, मगर नायर ने दंगे की आशंका जताते हुए साफ साफ इनकार कर दिया। अब बारी थी पंत की दूरअंदेशी की। इस प्रशासनिक गतिरोध को उन्होंने अपना हथियार बना लिया। दिल्ली के दबाव और ज़मीनी हालात के बीच एक नायाब संतुलन बनाते हुए बिना कोई ताकत इस्तेमाल किए उन्होंने विवादित जगह को कुर्क करवा कर वहाँ ताला जड़वा दिया। मुसलमानों की नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई और हिंदुओं की भावनाओं का लिहाज करते हुए कुछ पुजारियों को अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई। सूबे में चुनाव भी करीब थे, इसलिए उन्होंने कोई सियासी जोखिम न उठाते हुए मामला अदालत के हवाले छोड़ दिया। सूबे में अमन भी कायम रहा और मूर्तियां भी वहीं रहीं। अयोध्या के ढांचे पर लगा यह ताला करीब 40 बरस तक वैसे ही लटका रहा, जब तक 1986 में राजीव गांधी ने इसे खुलवा नहीं दिया। साल 1950 पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं को बेरहमी से खदेड़ा जा रहा था। मुरादाबाद, बनारस और पीलीभीत जैसे कई जिले दंगों की भयानक आग में झुलस रहे थे। पंत ने यहाँ सख्त हाथों से काम लिया, पूरी ताकत झोंक कर दंगाइयों को घुटनों पर ला दिया। उसी साल दिल्ली में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक समझौता हुआ, मगर कुछ जमातें अब भी माहौल बिगाड़ने की ताक में थीं। नफरत का जहर घोला जा रहा था। एक तरफ जमात इस्लामी जज्बातों से खिल रही थी, दूसरी तरफ हिंदू महासभा और आरएसएस भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पंत ने दो टूक कहा, फसाद फैलाने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इस मुहिम में उनके साथ बड़ी अहम भूमिका अदा कर रहे थे उनके रफ़ीक, उनके दोस्त संपूर्णानंद। इनके पास 1952 से 54 के पंत मंत्रिमंडल में गृह और श्रम विभाग की जिम्मेदारी हुआ करती थी। मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ किसानों की आर्थिक आज़ादी का बड़ा सवाल दरपेश था। पंत ने सदियों पुरानी जिम्मेदारी प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला किया। 1 जुलाई 1952 को यह निज़ाम हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया और उस दिन 5 करोड़ किसानों ने पहली बार अपनी ज़मीन पर अपना हक महसूस किया। पंत की पूरी ज़िंदगी आजमाइशों से भरी रही, चाहे आज़ादी की जद्दोजहद हो या मुल्क का दर्दनाक बंटवारा हो। हर मुश्किल को उन्होंने हिम्मत और तदबीर से पार किया। इसी का नतीजा था कि 1954 में उन्हें केंद्र की राजनीति में बुला लिया गया। अब वो हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला के तौर पर दिल्ली जा रहे थे। गृह मंत्री बनने के बाद पंत की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा शुरू हुई और वो थी 1956 का राज्य पुनर्गठन कानून। आंध्र प्रदेश से उठी ज़बान की बुनियाद पर अलग अलग सूबों की मांग मुल्क की एकता के लिए खतरा बनती जा रही थी। पंत ने इस पेचीदा मसले को एक तार्किक बुनियाद पर हल किया और आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक जैसे सूबों की स्थापना मुमकिन हो सकी। उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो को और आधुनिक बनाया। कश्मीर के नाजुक मसले पर जब यूनाइटेड नेशंस और कुछ मगरबी ममालिक हिंदुस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब पंत ने संसद में बुलंद आवाज़ में ऐलान किया, जम्मू कश्मीर भारत का एक अविभाज्य अंग है। भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता के साथ रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा। सुरक्षा बलों को पूरे अधिकार दे दिए गए ताकि अलगाववादी और बाहरी ताकतों की हर साजिश को वक्त पर कुचला जा सके। 1955-56 में जब हिंदू कोड बिल पर बहस छिड़ी तो पंत ने अपनी पूरी सियासी ताकत औरतों के हकूक़ के लिए लगा दी। हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए पुरुषों के लिए एक निकाह एक शादी लाजिमी किया गया और औरतों को इज्जत के साथ तलाक का हक दिलाया गया। 27 अप्रैल 1957 को लोकसभा में छुआछूत निवारण बिल पेश हुआ। आरक्षण को न सिर्फ तय किया बल्कि उसे स्थायी और लाजिमी बना दिया ताकि सदियों से हाशिए पर धकेले गए लोग पहली बार हुकूमत के दफ्तरों में अपनी जगह पा सकें। सफाई कर्मचारियों की बदहाली समझने के लिए मालिकानी कमीशन बनाया गया। खानाबदोश और बंजारा कबीलों को न सिर्फ पक्का ठिकाना दिया बल्कि छोटे छोटे उद्योगों से जोड़कर माली खुद मुख्तारी की राह दिखाई। मुल्क के लिए इस निस्वार्थ खिदमत और समाज के आखिरी इंसान तक इंसाफ पहुंचाने के जज्बे के एतराफ़ सन 1957 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा। कुमायूं की बर्फीली पहाड़ियों से निकला वो लड़का जिसे लोग प्यार से थपुआ बुलाते थे, वो हिंदुस्तान की तामीर के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक बन चुका था। सन 1961 के शुरुआती दिनों में अचानक उनकी सेहत ने जवाब दे दिया। दिल का दौरा पड़ा।
कई हफ्तों तक जिंदगी और मौत के दरमियान जूझते रहे। 7 मार्च 1961 को 73 बरस की उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। प्रधानमंत्री नेहरू ने उन्हें याद करते हुए भरे गले से कहा, हिंदुस्तान ने अपने हिमालय का बेटा खो दिया है। लेकिन पंत जाते जाते एक विरासत छोड़ गए और इस विरासत का एक अहम हिस्सा थे उनके रफीक और उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री संपूर्णानंद। पंत के मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभालने वाले संपूर्णानंद कोई साधारण सियासतदान न थे। एक तरफ वो दंगों के वक्त पंत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, दूसरी तरफ उनके जहन में एक ऐसे उत्तर प्रदेश का ख्वाब था जो तालीम, तहजीब और हिंदी की बुनियाद पर खड़ा हो। पंत की कहानी यहाँ ख़त्म होती है, मगर उस कहानी का अगला बाब संपूर्णानंद के नाम है। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं एक ऐसे इंसान से जो एक साथ फिलोसोफर भी था, मुदर्रिस भी और सियासतदां भी। बहुत बहुत शुक्रिया।